हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स के बारे में। और दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा और इस चैप्टर में दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात आज हम जो हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है। दोस्तों इससे पहले आपने त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 10th में सबसे पहले पढ़ा था। क्लास 10th के बाद 11th में जब आप आए, जीरो से लेकर के एंगल 360 तक हमने 11th क्लास में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों आज हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है और यह समस्या किस चीज की है? प्रतिलोम फलन को लेकर के। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। तो दोस्तों आज हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे। देखो अगर देखा जाए तो अगर मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं यहां से, तो दोस्तों आपको मिलेगा प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय और फलन। सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फलन क्या होता है। फलन को जानने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज संबंध के बारे में। संबंध अर्थात रिलेशन दोस्तों, रिलेशन कह लीजिए आप, संबंध कह लीजिए, एक ही बात होती है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपने सेट्स के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में पढ़ा था, वहां से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आया था कि संबंध और जो आपके फलन है वो आखिर है क्या। वहीं से दोस्तों उसी बात को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को 11th क्लास का कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी आपने पढ़ा हुआ नहीं है। उसके बाद वहां से कैसे स्टार्ट हम कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। भाई जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम। और यकीन मान के चले, अगर मैं चैप्टर को सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूं तो मात्र 15 मिनट का ये चैप्टर है। 15 मिनट की एक्सरसाइज होगी 2.1 हमारी। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बल्कि चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम, किस प्रकार से आखिर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, किस प्रकार से आसान तरीके से, आसान वे में हम इसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए उससे पहले समझना बड़ा जरूरी है। बात करते हैं सबसे पहले संबंध के बारे में कि आखिर संबंध क्या है। संबंध अर्थात रिलेशन। सपोज करें दोस्तों आपके पास 2 समुच्चय हैं, 2 सेट हैं ए एंड बी। और दोस्तों ये दोनों के दोनों कुछ इस प्रकार से हैं कि जो ए के अवयव हैं, ए के एलिमेंट हैं वो ए, बी और सी हैं। जबकि बी के एलिमेंट की बात करें तो ये 1, 2, 3 और 4 होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यकीन मान के चले, अगर आप धैर्यवान बने रहें और आराम से बैठ करके देखते रहे, समझते रहें, तो यकीन मान के चले बहुत कुछ आप जो है वो सीख जाएंगे आज। और उसके बाद आपको चैप्टर को पहचानने में, चैप्टर में क्वेश्चन को पहचानने में, इनवर्स फंक्शन को पहचानने में आपको कतई भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होने वाली नहीं है। ये आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले संबंध क्या होता है देख लीजिए। सपोज करिए ये आपके पास ए के अवयव हैं ABC और बी के अवयव हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 है। अब दोस्तों आपको यहां से एक चीज नजर आएगी कि इनके बीच में ये जो ए है ना, ए की जो छाया है वो 1 पर भी है और ए की छाया बी पर भी है। फिर आप देखेंगे बी की छाया सी पर है, जबकि सी का और 4 का कोई आपस में लेना देना नहीं है। अर्थात यहां से ए का जो सी वाला अवयव है उसके साथ में किसी का भी कोई रिलेशन नहीं है, बी के किसी भी अवयव के साथ वो रिलेशन नहीं बनाता है। अब दोस्तों यहां से हम ये कह सकते हैं, देखो अब मैं जो बात बोलने वाला हूं ध्यान रखना, आर सच दैट ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो सारे वर्ड्स को, सारी चीजों को अच्छी तरह से दिमाग में संजो लेंगे भाई। आर मतलब रिलेशन हो गया। सच दैट आर जो है एक रियल नंबर है, इसमें हम रियल नंबर ए टू बी, ए से बी तक का जो है रिलेशन बताएंगे। तो क्या रिलेशन इनके बीच में होगा? आर के पास ये रिलेशन होगा कि ए का रिलेशन 1 के साथ यानी कि a,1, ए का रिलेशन 2 के साथ यानी a,2 और बी का रिलेशन 3 के साथ यानी b,3। ये आपके पास यहां से रिलेशन बनता है, इसके अलावा कोई रिलेशन बनने वाला नहीं है। आपने दोस्तों देखा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, प्रांत जिसको हम बोलते हैं डोमेन। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को इंग्लिश में पता चलता है प्रांत समझ में नहीं आता है तो उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का अर्थ क्या होता है? डोमेन अर्थात ए के, जो आपके पास ये ए वाला है, ए के वो अवयव जो किसी ना किसी, बी के किसी ना किसी अवयव के साथ में रिलेशन बनाते हैं, उनको कहा जाता है भाई आपका डोमेन। अब आप देखोगे ए और बी ही क्या है, ऐसे हैं जो रिलेशन बना रहे हैं यहां से, सी तो यहां से रिलेशन नहीं बनाता है, तो इसलिए ए और बी जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, यहां पर प्रांत कहलाएंगे, इनको हम यहां पर डोमेन बोल सकते हैं। उसके बाद आता है भाई कोडोमेन कह लीजिए, या फिर हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। अब ये सहप्रांत क्या है? तो दोस्तों बी के जितने भी अवयव हैं, बी एलिमेंट पूरा का पूरा, ये जो बी अवयव है हमारा, या बी जो हमारा समुच्चय है, बी जो सेट है, इसके सभी अवयवों को हम क्या कह देते हैं? सहप्रांत कह देते हैं। ये बात दिमाग के अंदर आप बिठा लीजिए, इसको सहप्रांत कह लीजिए या फिर आप इसको कोडोमेन भी कह सकते हो। अब बात करते हैं परिसर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए रेंज।
परिसर कह लीजिए दोस्तों या फिर रेंज कह लीजिए। रेंज क्या होती है दोस्तों, आप देख लीजिए जो ए के हमारे पास जो ए सेट है उसके जितने भी अवयव हैं और बी के जितने भी अवयवों के साथ में वो रिलेशन यहां पर बना रहे हैं, छाया यहां पर बना रहे हैं, प्रतिछाया यहां पर बना रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, 1 2 3 को ही क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में यहां तक आई होगी। क्या अब आप जान चुके हो कि यह क्या है, एक संबंध है। अब बात करते हैं फलन की। अभी हमने फलन के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ आपको क्या बताया है, संबंध। फलन का अर्थ क्या होता है भाई, फलन का अर्थ होता है जो कोई फल देता हो, फल, जब कोई फल देता हो उसको क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। कि ये कैसी लैंग्वेज है, ये आपने क्या बताया, तो सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं भाई। देखना जरा, सपोज करें अपने पास एक सेट है P और P के पास कुछ अवयव है 1 2 3 एंड 4 और B के आप कुछ अवयव देख लीजिए, ये B कह लीजिए या Q कह लीजिए, Q मैंने लिया हुआ है यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको Q के एलिमेंट्स दिखेंगे और यहां आपको दोस्तों दिखेंगे P के एलिमेंट्स। P और Q दोनों के यहां पर एलिमेंट्स हैं। अब दोस्तों इसको मैं फलन क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं फलन क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर ए के प्रत्येक अवयव की छाया आपको बी में नजर आती हो तो दोस्तों ऐसे को कहा जाता है आपका फलन। कि भैया बात कुछ क्लियर नहीं हुई तो मैं दोबारा समझाता हूं। देखो लैंग्वेज लिखी हुई है, समुच्चय ए समुच्चय इसको बोल रहा हूं मैं, बी कह लीजिए, ए कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के इकलौते एक के साथ क्या कर रहा हो, यहां पर अवयवों से जुड़ा होना चाहिए। आप यहां पर दोस्तों देख सकते हो, यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, ये जो ए है वो एक के साथ भी जुड़ा हुआ है और ए जो है वो 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये इकलौते अवयव के साथ में छाया नहीं कर रहा है, रिलेशन नहीं बना रहा है, इसलिए मैंने इसको फलन नहीं बताया। फलन किसको बोलते हैं, जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इकलौते मतलब अद्वितीय, अलग अलग क्या कर रहा हो, क्यू के अवयवों के साथ में छाया बना रहा हो, रिलेशन बना रहा हो। इस प्रकार के फंक्शनों को, इस प्रकार के रिलेशन को फलन कहा जाता है। इस प्रकार के रिलेशन को फलन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर f जो है, f सच दैट p टू q, जो यहां पर फंक्शन होगा वो p से q की तरफ को क्या रहेगा, आप देखोगे 1 का 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में और 4 का 5 के साथ में। दोस्तों एक बात समझाता हूं मैं आपको, एक बात, इस चीज को मैं यहां थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। सपोज करें भाई आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैंने fx बोल दिया है और ये अपने पास 3x है। कितना है, 3x। मैंने जैसे ही दोस्तों सपोज करें कि मैंने जैसे ही दोस्तों x की वैल्यू यहां पर 1 पुट करी, जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां पर 1 पुट करता हूं तो मेरे पास fx अर्थात ये वाला फलन जो मिलेगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे अगर मैं जैसे यहां पर f1 पुट करता हूं तो मेरे पास मिल जाएगा 3, f2 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3 दूनी 6। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जैसे ही मैं दोस्तों x की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू अपने आप मिल जाती है। इसी को कहा जाता है भाई फलन। अर्थात अगर a में आप कुछ वैल्यू रखते हो और b की तुरंत वैल्यू, दूसरे सेट की आपको तुरंत वैल्यू मिल जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, फलन कहा जाएगा। अब देख लीजिए एक प्रकार से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन ये एक प्रकार की मशीन है। क्या है भाई, ये एक प्रकार की मशीन, ये किस प्रकार की ऐसी मशीन है कि इसके अंदर जैसे ही आप इनपुट मतलब जैसे कोई चीज इसको दोगे, जैसे आप इसके अंदर इधर से कोई इनपुट इसको दोगे तो तुरंत ही आपको क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी। तुरंत आपको क्या दे देगी, आउटपुट। अर्थात जैसे मैं x से कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो मुझे तुरंत से इधर से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि ये हमारे पास फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फलन है जो हमें फल देता है। फंक्शन एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेट होता है जो हमें क्या करता है, फल देता है। जबकि रिलेशन से हमें फल नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। अब दोस्तों इसको मैं बोल सकता हूं संबंध फलन। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रहेगी। 2 बातें मैंने समझाने का यहां पर प्रयास करा, एक संबंध, एक फलन। यहां पर आप देखोगे एक का अलग अलग एलिमेंट जो है वो अलग अलग के साथ में यहां पर क्या कर रहा है, छाया बना रहा है। कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो 2 के साथ में यहां पर छाया बना रहा हो, तो ऐसा कोई नहीं है ना P में, तो इसलिए ये फलन है। अब इसको एक आसान लैंग्वेज में मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज करें ये आपके पास मां है और ये आपके पास है बेटा, या फिर ये कह लीजिए ये बेटा है
और ये आपके पास है मां। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं अब। ये है मां, 1 2 3 3 4 5, कुछ ऐसा मैंने दे दिया। अब दोस्तों एक चीज नोटिस करिए, या फिर मैं यहां पर 1 2 ऐसा करता हूं, 1 2 3 4 ही रख देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको जो बात बताने वाला हूं समझने का प्रयास कर रहा हूं। ये बेटा है तो इसकी क्या होगी, एक मां होगी। एक बेटे की एक मां हो सकती है, लेकिन एक बेटे की 2 मांवें नहीं हो सकती, अर्थात इसका 2 बार प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये अगर ऐसा बनता है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक रिलेशन तो रहेगा लेकिन एक फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इसका सिर्फ यहां पर इकलौता ही क्या बनना चाहिए, इकलौता ही प्रतिबिंब बनना आवश्यक है। 2 का 2 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 3 से रिलेशन हो सकता है। अगर 3 का 4 से रिलेशन होगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि एक बेटे के 2 माएं हो सकती है, 2 मां का एक बेटा तो हो सकता है। अर्थात मैं ये तो बोल सकता हूं, अर्थात मैं ये तो कह सकता हूं कि ये इससे भी रिलेटेड है और ये इससे भी रिलेटेड है, क्योंकि एक मां के 2 बेटे हो सकते हैं। अर्थात ये जो आपका सहप्रांत है, सहप्रांत का कोई एक अवयव प्रांत के किन्हीं 2 अवयव या 2 से अधिक अवयवों के साथ में रिलेशन बना सकता है। बट हमेशा ध्यान रखना, जो आपका प्रांत होता है वो एक ही के साथ, अर्थात अद्वितीय के साथ या फिर इकलौते के साथ में रिलेशन बनाता है। रिलेशन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के रिलेशन को आप कह लेते हो, इस प्रकार के रिलेशन को फलन, जो फल देता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई है। चलिए आगे बात करते हैं अब दोस्तों हम प्रतिलोम फलन के बारे में। आखिर ये प्रतिलोम फलन क्या होता है, या फिर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन समझ लीजिए दोस्तों। सपोज करें ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ये 2 सेट हो गए भाई। इन दोनों सेट्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ए में लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी, जबकि बी की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 यहां पर अवयव है। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ है, जबकि ए का रिलेशन 2 के साथ है, जबकि बी का रिलेशन आपका 1 के साथ है, सी का रिलेशन 4 के साथ है और डी का रिलेशन 3 के साथ है। प्रतिलोम फलन में कुछ इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रतिलोम फलन उसे कहते हैं कि अगर मैं दोस्तों इनको पलट दूं, मतलब मैं अगर b की वैल्यू की बात करूं, b को मैं इस प्लेस पर लेके आ जाऊं, तो इनके बीच में उल्टा भी होना बहुत जरूरी है। अर्थात जिस प्रकार से a का रिलेशन 2 के साथ है, उसी प्रकार से 2 का रिलेशन a के साथ भी होना जरूरी है। 1 का रिलेशन b के साथ, 3 का रिलेशन d के साथ, 4 का रिलेशन c के साथ। आप दोस्तों देखो ये आपके पास फंक्शन है, इसमें जो रिलेशन बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, 2a2 b1 c4 और d3। जबकि इसका इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में दोस्तों उल्टा हो जाता है, अर्थात b हमारा पहले आ जाएगा, b का रिलेशन a के साथ में। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब आप कहोगे 1, b 2, a 3, d 4, c। अगर किसी फलन में दोस्तों ये सिचुएशन अप्लाई हो जाती है तो उस प्रकार के फलन, उस प्रकार के समुच्चय को, उस प्रकार के सेट्स को हम क्या कह देते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं। आपके पास अगर कोई फंक्शन है, कोई फलन है, तो वो प्रतिलोम भी हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऐसे फलन जो एककी होंगे और आच्छादक होंगे। एककी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे, एककी बोलते हैं 1 1 फंक्शन। याद रखेंगे 1 1 फंक्शन, एक का एक के साथ में संबंध, एक का एक के साथ में फंक्शन, उसको कहते हैं एककी। और जो फलन आच्छादक होंगे, आच्छादक अर्थात b के जितने भी अवयव आपको मिले वो सारे के सारे की छाया आपको, मतलब एक भी अवयव यहां पर ऐसा ना मिले जिसकी छाया ना हो, सभी की छाया मिले, सभी की प्रतिछाया मिले। तो ऐसे जो अवयव होते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर ऐसे जो आपके सेट्स होते हैं, समुच्चय होते हैं, जो एककी भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं, वह फलन जो एककी और आच्छादक दोनों होते हैं, केवल उनके ही प्रतिलोम फलन हो सकते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, तो मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एककी के बारे में। यहां दोस्तों आपको एक सेट मिलेगा, यह है ए और यह है सेट बी। सेट ए के जितने भी अवयव हैं देख लीजिए कौन कौन से, ए बी सी डी, इन सभी का प्रत्येक का एक अवयव है और प्रत्येक की एक छाया है, और प्रत्येक की छाया आपको कहां पर मिलेगी, बी में मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो कि एक की कोई भी प्रतिछाया आपको नजर नहीं आएगी, बी की आपको आप देखेंगे जो 2 है वो ए की भी छाया है और बी की भी छाया है, जबकि 3 सी के साथ में संबंध बनाता है और 4 का संबंध डी से है।
तो दोस्तों ऐसे फंक्शन सिर्फ क्या कहलाते हैं, ना तो ये एककी है, एककी नहीं है, एककी नहीं है। क्यों नहीं है एककी? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ में अलग अलग, सिंगल सिंगल, अकेला अकेला, इकलौता इकलौता संबंध बनाता हुआ होना चाहिए। यदि ये एक ए के साथ बनाता, बी 2 के साथ बनाता, सी 3 के साथ बनाता और डी 4 के साथ बनाता, तब ये दोस्तों एककी फलन हो सकता था। लेकिन अभी ये एककी फलन नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद बात करता हूं आच्छादक की। अब आप आच्छादक होने के लिए कंडीशन ये है कि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए, अर्थात प्रत्येक की छाया जो है वो बननी अति आवश्यक है। लेकिन यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो बी के पास जो अवयव एक है, ये फर्स्ट वाला जो अवयव है वो अकेला है, खाली है, अर्थात इसकी कोई भी छाया आपको, या इसका ये किसी की भी छाया नहीं है, ए के किसी भी अवयव की ये छाया नहीं है। या दो शब्दों में कह सकते हो कि किसी भी ए के अवयव के साथ में ये संबंध नहीं बनाता है, इसलिए दोस्तों ये आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक को इंग्लिश में बोल देते हैं ऑन टू, मतलब ये सब के सब बी के सभी अवयव ए के हर अवयव के साथ में संबंध बनाने अति आवश्यक है, तब जाकर के वो आच्छादक कहलाता है। तो दोस्तों जो एककी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो क्या वो दोस्तों प्रतिलोम फलन हो सकता है? तो आप कहेंगे ये प्रतिलोम फलन भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपका प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम के ऊपर। जब आप दोस्तों इसको देखोगे तो यहां से आपको ए और बी उसी प्रकार से नजर आएगा, और आप देख पा रहे होगे कि ए का जो संबंध है वो 1 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का संबंध 3 के साथ है और डी का संबंध 4 के साथ है, और सबके संबंध अकेले अकेले हैं। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाएगा 1-1 फंक्शन, 1 का 1 के साथ में फंक्शन, 1-1 फंक्शन कहते हैं दोस्तों इसको। अर्थात ये एककी फलन है, एककी है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या ये आच्छादक है? तो दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए ये आच्छादक भी है। क्यों है आच्छादक? आप देख रहे होंगे इसका कोई भी अवयव क्या नहीं है, कोई भी अवयव जो है वो इसका अकेला नहीं है, खाली नहीं है, सभी के सभी जो है वो बी के साथ में, ये ए 1 के साथ में, बी 2 के साथ में और 3 सी के साथ में और डी 4 के साथ में संबंध बनाता है। इसलिए दोस्तों इसका कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तीसरा जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी अवयव के साथ में छाया बनाता है, संबंध बनाता है। परंतु क्या ये एककी है? तो आप कहोगे नहीं है, एककी नहीं है, 1-1 नहीं है। उसके पीछे का रीजन शायद आपको समझ में आ गया होगा अब तक, क्योंकि आप देख रहे हो एककी होने के लिए सबके साथ जो छाया बनती है वो अलग अलग बननी चाहिए, मतलब बी के प्रत्येक अवयव का अकेला अकेला प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये एककी नहीं है, अर्थात 1-1 फंक्शन ये नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक ये है, क्यों है आच्छादक? क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव के साथ में रिलेशन बना रहा है, रिलेशन है, इनके बीच में संबंध है। इसलिए दोस्तों ये क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा, यानी ऑन टू तो है, ऑन टू है, बट एककी नहीं है, ध्यान रखना। और जो एककी नहीं है और जो आच्छादक है वो भी हमारा प्रतिलोम फलन नहीं कहलाता। कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, क्या? एककी और आच्छादक अगर होगा तो प्रतिलोम फलन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए एक डायग्राम और देख लेते हैं। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है इसमें देख लीजिए दोस्तों, क्या ये एककी है? तो आप देख के बता सकते हो ये एककी नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है ये आप जरा बताने का प्रयास करेंगे क्या? तो इसके पीछे का रीजन ये रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो जो बी है आपका वो किसी भी प्रकार से या उसका प्रत्येक अवयव जो है वो ए के सभी अवयवों के साथ में, मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों के साथ में संबंध नहीं बना रहा है। बी का जो फर्स्ट वाला है ये किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए दोस्तों ये आपका 1-1 नहीं होगा, 1-1 फंक्शन ये नहीं है। जब 1-1 नहीं है, आच्छादक देख ले तो आच्छादक तो है, नजर आ रहा है, आच्छादक है। इसलिए दोस्तों अगर आच्छादक है और 1-1 नहीं है तब भी दोस्तों ये क्या नहीं होगा, आपका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी।
एक इमेज और देख लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए, चूंकि दोस्तों आप जानते हो, यहां से देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ए का 1 के साथ हुआ, बी का 2 के साथ हुआ, सी का 3 के साथ में संबंध हुआ, डी का 4 के साथ में रिलेशन है। अगर मैं इसके उल्टे की बात कर लूं, बी की ए के साथ में, तो आप देखेंगे सबका अलग अलग जो है वो क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। ये आपके पास 1 1 भी नजर आएगा आपको, 1 1 भी है, और ये आपका आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। और जो 1 1 भी है, आच्छादक भी है, ये भी 1 1 भी और आच्छादक भी है, सेम एलिमेंट से, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये F है तो ये इसका क्या रहेगा, F इनवर्स रहेगा, अर्थात इसका प्रतिलोम ये है। ये आपको नजर आ रहा होगा यहां पर। तो उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। अब दोस्तों मैं आऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, और इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या होता है। अब चलिए दोस्तों, हमने बात करी अभी अभी कि जो फंक्शन हमारे पास एककी होगा, जो एककी होगा, एककी अर्थात 1 1, एंड जो आपका आच्छादक होगा, आच्छादक को हमने बताया आपको ऑन टू एंड जो आपका 1 1 होगा, 1 1, वही क्या होंगे, प्रतिलोम फलन होंगे। पर क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? इस बात में फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। उसी बात को समझाने के लिए चलिए बात करते हैं हम साइन एक्स के बारे में। दोस्तों साइन एक्स जो है ना आपके पास, ये साइन एक्स, सपोज करें साइन एक्स की वैल्यू यहां पर 0 है। जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 होती है, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो आप जानते हो एक्स 0 की वैल्यू, साइन एक्स या साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पर साइन 180 रख लेता हूं, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180, तो 180 रखने पर भी ये वैल्यू कितनी रहती है, 0, क्योंकि आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये भाई आपके पास एककी तो नहीं है, और अगर ये एककी नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिलोम फलन भी नहीं होगा। और दोस्तों अगर ये प्रतिलोम फलन नहीं है तो फिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जो होता है वो प्रतिलोम फलन होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपके पास 6 के 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट जितने भी रेशियो होते हैं, जितने भी ये अनुपात होते हैं, वो सभी के सभी प्रतिलोम फंक्शन जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इस बात को हम क्यों कह रहे हैं, उस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना भाई। देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और मेरे पास दो सेट हैं रियल टू रियल। रियल टू रियल का मतलब ये हो गया कि जैसे ही दोस्तों मैं यहां पर -2 यहां पर पुट करता हूं एक्स के प्लेस पर, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर यानी कि कितनी वैल्यू आ जाती है, 4, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस 2 वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तब भी मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि -2 रखने पर भी 4 आ रहा है और 2 रखने पर भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। जब ये भी एककी नहीं है, ये भी एककी नहीं है, तो इसका मतलब रियल नंबर्स जो है वो सभी के सभी रियल नंबर प्रतिलोम फलन नहीं हो सकते। क्योंकि प्रतिलोम फलन होने के लिए मैंने आपको बताया है क्या होना अति आवश्यक है, एक तो एककी होना अति आवश्यक है, साथ साथ उसका आच्छादक होना भी अति आवश्यक है। जो एककी और आच्छादक दोनों होगा वही आपका प्रतिलोम फलन भी होगा, इनवर्स फंक्शन भी होगा। बट दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहां पर सिंगुलर सिंगल या फिर 1 1 अवयव की 1 1 छाया नहीं बन पा रही है। एक अवयव का संबंध दूसरे के साथ में 1 1 वे में नहीं है, इसलिए ये एककी नहीं है। एककी नहीं है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स के लिए सभी रियल नंबर्स जो हैं वो क्या नहीं होते, आपके प्रतिलोम फलन प्रदर्शित नहीं करते। तो कौन से करते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करें आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और ये आपके पास एक सेट है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, और ये भी आपके पास एक सेट है, एक रेंज है जो कौन से की है, आप कहेंगे पॉजिटिव की है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की है। और मेरे पास जो फंक्शन है वो है fx = x²। अब दोस्तों जैसे मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, जैसे मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बीच में कहीं ना कहीं √3 भी होगा,
जैसे ही मैं √3 पुट करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 4 पुट करने पर कहीं ना कहीं 16 होगा इसके अंदर, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि सारे पॉजिटिव इसके अंदर हमारे पास होंगे और इसके अंदर भी सभी पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यहां पर जो 5 होगा उसका कहीं ना कहीं 25 आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सबका अलग अलग, जितने भी आपके पास यहां पर कहीं ना कहीं √2 रहा होगा और √2 का कितना रहा होगा 2। तो आप देख पा रहे हो सबका सिंगल सिंगल अलग अलग प्रतिबिंब बन पा रहा है, ना तो कोई इसमें अकेला छूटेगा और ना कोई इसमें। इसका मतलब ये आच्छादक भी रहेंगे। ये ऐसे फंक्शन रहेंगे जो क्या होंगे, एककी भी होंगे, एककी भी प्लस आच्छादक भी। और जो एककी और आच्छादक होगा इसका मतलब ये प्रतिलोम फलन भी होगा। अब दोस्तों आपकी एक बात समझ में आई होगी कि सभी रियल नंबर्स जो हैं वो प्रतिलोम फलन नहीं हो सकते, बट पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि एक सीमा है इसकी, एक लिमिट है, एक रेंज है, उस रेंज के भीतर, उस रेंज के अंदर फंक्शन जो है वो प्रतिलोम हो सकता है। उसी कॉन्सेप्ट को अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं यहां पर। तो यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका साइन है, साइन के जो डोमेन होंगे वो सभी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो उसकी रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर के +1 तक। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो सारी की सारी खिचड़ी पक करके अब तैयार हो चुकी है और अब आप उसको खाने वाले हैं। ये अच्छी तरह से आपकी बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। इसके पीछे का जितना भी प्रोसेस था, जो भी समझाने का मैंने प्रयास करा, वो सब कुछ आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखेंगे, यकीन मान के चलें आपको फिर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाने वाला था। क्वेश्चनों पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो यकीन मान के चलिए आप सिर्फ मैथ्स को रटने का काम करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप मैथ्स को रटे ना, बल्कि मैथ्स के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो ऐसे ही नहीं आ गया, ये प्रतिलोम फलन जो है वो डायरेक्ट नहीं आ गया। हम क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं। क्या क्वेश्चन हमेशा हमारे पास आता है, यहां देके रखेगा जैसे साइन बोल देगा sin 30 और हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू हम डायरेक्ट बोल देते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है sin 30 की, तो आप कहेंगे 1/2। और ये आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रट्टाफिकेशन है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, उसे समझाने का मैंने प्रयास करा है। सेम टू सेम कोसाइन की भी एक रेंज रहती है -1 से लेकर के +1 तक, जहां तक जो फंक्शन है आपका कोस जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिलोम फलन प्रदर्शित करता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तब जाकर के ये बनते हैं। सेम टू सेम टेन में ये रहेगा, कोसेक में रहेगा, कोट में रहेगा, सेक में रहेगा। सारे के सारे फंक्शंस आपकी बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 12 की, उसमें एक टेबल बना करके दी हुई है। उस टेबल को देखना, समझना अच्छी तरह से, यकीन मान के चले आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाने वाला है।